जिंदगी है तेरे आगे खड़ी, जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ, और इसी दुआ के साथ कि आप जहां रहें खैर खैरियत से रहें, अपने दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव सोच के साथ करें। शायद आपको बड़ी हैरानगी हो रही होगी कि सुंदस कह रही है आजकल के मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि पॉजिटिव सोच कैसे ला सकते हैं, लेकिन नाजरीन, मी बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूं कि मैं इस बात पे बड़ा मेरा एक ईमान है कि आप अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे तो ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं जो हल हो सकती हैं। हालांकि अगर हम इर्द गिर्द नज़र डालें, कुछ ही अरसा पहले जो प्लेन क्रैश हुआ इस्लामाबाद में, उसके बाद फिर सैलाब ज़दगान लोगों के हवाले से अगर आप देखें, उसके बाद कल पेशावर के अंदर जो खुदकुश हमला पेश आया, कराची के अंदर जो टारगेट किलिंग हो रही है, बेतहाशा लोग जो परेशान हुए हुए। हमें कोशिश ये करनी है, वक्त का तकाजा ये है कि जितने भी लोग हमारी ये ट्रांसमिशन, हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारी जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, अब मैं चाहती हूँ एटलीस्ट कि वी बीइंग पाकिस्तानीज़, वी बीइंग मुस्लिम्स, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम अपनी पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे तो सोचिए उन लोगों के बारे में जो इस वक्त मुसीबत से गुजर रहे हैं, जो एक कर्ब से गुजर रहे हैं, और अगर हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनके मोरल को हाई नहीं करेंगे एटलीस्ट अपनी बातों से ही सही, तो सोचें कि फिर वो और कितना डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो प्लीज़ 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 खुदारा अपनी बातों के ज़रिए उन लोगों को मोटिवेट कीजिए ताकि वो दोबारा से ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो सके। जी, अब हम चलेंगे कराची स्टूडियोज़, जहाँ पे लाइव हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत सीनियर रहनुमा जनाब निसार खोड़ो साहब, और ये स्पीकर हैं सिंध असेंबली के भी। इनसे हम बात करेंगे जो हालिया वाक़यात हुए हैं कराची में उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। जी वालेकुम सलाम। निसार साहब, पहले तो खुश आमदीद स्टूडियोज़ में, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी दिया। आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से कराची जो है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आया हुआ है, और जो ख़बरें हमें मौसूल हो रही हैं वो यही हैं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे और एक खौफ और हरास की एक फ़िज़ा फैली हुई है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बहैसियत पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा, आपकी गवर्नमेंट है सिंध में, ये जानना चाहूँगा कि क्या हालात कुछ इम्प्रोवाइज़ हुए हैं आज के दिन में, और कोई इफेक्टिव स्टेप्स लिए गए हैं कि लाइफ जो है वो दोबारा नॉर्मलसी पे रिटर्न करे? देखिए, कहने के तो आपने जैसे इंट्रोडक्शन में सब अच्छी बातें कही, इसी तरह से हमने भी ये नियत रखकर ये सिलसिला शुरू किया हुआ था कि जो आपस की लड़ाइयाँ जिसकी बहुत बहुत पुरानी तारीख है, कि जिसमें कभी कौमों को डिवाइड करने की भी कोशिश की गई थी, जब सियासत को शजरे ममनू भी कहा गया था, जब लोगों को अहल नहीं समझा जाता था फैसलों का, जब बेबसी बेकसी के मैदानों में पॉलिटिकल पार्टीज ने और शख्सियात ने कुर्बानियां तक भी दी, उसके पीछे कोई मकसद कारफरमा था कि हाँ, हम इकट्ठे हो जाएं, हम इस मुल्क के लिए बेहतरी का सोचें। और यही जज्बा लेकर आज की हुकूमत ने सबको साथ मिलाकर चलने का एक स्टार्ट लिया है, जिसको 2 साल मुश्किल से हुए हैं, 2.25 साल हुए हैं, लेकिन नियत यही है कि हम सारे इकट्ठे होकर इस मुल्क की पसमानदगी से हम एक दूसरे को निकाल सकें। जब टारगेट किलिंग के वाकयात होते हैं तो कोई ना कोई कमेटी जो है वो तश्कील दी जाती है, तो इस दफा जब कमेटी अब तश्कील दी जाएगी तो क्या कोई रिजल्ट सामने नजर आएगा? बिकॉज कराची के क्या लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं जो कराची में इस वक्त वाकयात पेश आ रहे हैं टारगेट किलिंग के। देखिए, बात सुने, कमेटियों का जिक्र करके कभी कभी हम अपने ऊपर तंज भी ले लेते हैं कि जी कमेटी का मतलब ये होता है कि जी काम जो है मिट्टी में डाल दो। कमेटी क्या, ये सारे महकमे हैं, ये सारे इदारे होते हैं जो इनकी चीजों की बेचकुनी कर सकते हैं। कमेटी तो एक रिपोर्ट बनाएगी, जी ये हुआ था और ये हुआ था और हम समझते हैं कि ये जिम्मेदार है और हम समझते हैं कि ये जिम्मेदार नहीं है, तो ठीक है, वो कमेटी भी बन जाएगी। कोई आएगा, सबको इकट्ठे बिठाएगा, सबको इकट्ठे बिठा के कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेगा, उसको बेहतर सेंस ले आने की कोशिश करेगा। इसी का ही मकसद था कि हमने ये हुकूमत जो बनाई वो इकट्ठे होकर बनाई कि कम से कम मुज़ाकरात के वो जो दरवाजे हैं वो खुले रहे। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जी सियासत में एक चीज तो बेहतर होती है कि टेबल पर बैठ जाते हैं,
निगोशिएट करते हैं, अक्रॉस द टेबल बातें होती हैं और कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश, एक वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सियासत में और गैर सियासी तरीकों से। जैसे आप बात कर रहे थे मीटिंग्स की, तमाम लोग इकट्ठे मिलकर बैठे हैं और हालात जो हैं वो ख़राब ना हो और ये पहिया चलता रहे, ये हर इंसान, हर शहरी, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। लेकिन जब से तकरीबन 1 साल से ये देखा गया, जब से ये मामलात एक्सेलरेट हुए हैं टारगेट किलिंग्स के, बहुत सी मीटिंग्स भी हो चुकी, बहुत मरतबा इकट्ठे भी बैठ चुके, सीनियर लीडरशिप ने भी इंटरवीन किया तमाम पार्टीज़ की, लेकिन कोई नतीजा साबित नहीं हुआ और ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है और ये हम आवाम को लग रहा है कि आउट ऑफ हैंड होती जा रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा बहैसियत कि आपकी गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एंड यू आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिटीजन्स ऑफ सिंध, वहाँ पे आपकी हुकूमत है, तो ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे डिफेंड करेंगे अपना स्टैंस एज अ गवर्नमेंट? देखें, ये होता क्यों है, जाहिर है जब इसके आप असबाब नहीं ढूंढेंगे तब तक आप, मैं समझता हूं, हल भी शायद ना निकाल सके। कराची का सबसे बड़ा मसला जो सालों से चला आ रहा है वो है हथियारों की तरसील। हथियारों की तरसील जो 1900, मैं आपको एक याद कराना जरूर चाहूंगा कि वो जमाना था जब जनरल ज़िया-उल-हक थे, तो उस वक्त ये था कि जी कराची में क्लाशनकॉफ अवेलेबल है किराए पर 300 रुपए फी घंटा। ये माहौल था उस जमाने में जब एक बहुत बड़ा जाबिर हुक्मरान था इस हुकूमत पर। लेकिन ये 77 से चलकर 2010 की बात कर रहे हैं और मुसलसल सालों से कई बगैर किसी रोक टोक के ये तरसील हुई है असले की और उसके साथ फिर पैसे की, वो हेरोइन और वो दूसरी चीजें। हम सब इसकी, बेनजीर भुट्टो साहबा ने किसी जमाने में कहा था कि खुदारा ये पाकिस्तान के किसी शहर को तो वेपन फ्री सिटी बनाओ। हमने यहां तक भी कहा कि जी एजी सेंटर में आप अपने हथियार जाके फेंक आओ, हम आपको कुछ न कुछ कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। सिविल हुकूमतें अक्सर कमजोर वाकया हुई हैं, मार्शलाई हुकूमतों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी और यकीनन ये असले के जवाब असले के तौर पर देते हम आगे बढ़े। अब जो गवर्नमेंट सिंध में फॉर्म हुई है वो इट कंप्राइजेज ऑफ जितने भी मेजर रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज हैं कराची की पॉपुलेशन की, और लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि जी अब कराची जो है वो अमन का गहवारा बन जाएगा। और ये जिस तरह के हालात हैं ये रीसेंट पास्ट में कराची में कभी इस तरह के नहीं देखे गए। तो मुझे ये बताएं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, उसमें जो गैप है, इसका हल कैसे होगा? अवाम की तवक्कुआत यकीनी तौर पर थी और रहेंगी और होनी चाहिए कि हां, जब सारे इकट्ठे बैठे हैं तो मसले हल क्यों नहीं हो रहे हैं, जब सारे इकट्ठे बैठे हैं तो मुलाजमतें क्यों नहीं मिल रही, जब सारे इकट्ठे बैठे हैं तो इंडस्ट्रियां क्यों नहीं लग रही। ये सारी चीजें अवाम को बोलना भी चाहिए और कहना भी चाहिए, मांगनी भी चाहिए और हुकूमत का फर्ज है कि इन सारी चीजों पर तवज्जो दे। लेकिन यकीनी तौर पर जहां पाकिस्तान सालों से अपनी उन मायूसियों का शिकार रहा हो, वहां मैं समझता हूं कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी कमियां और कमजोरियां साल 2 साल में शायद खत्म नहीं हो सकती। जैसे आपने कहा, और मैं कहता हूं कि हां, बेरोजगारी भी एक इरिटेशन पैदा करती है दिमाग में, और बेरोजगारी का सदबाब हो तब सकता है जब हमारे पास एनर्जी क्राइसिस न रहे। एनर्जी क्राइसिस को खत्म करने के लिए जो उपाय हो सकते हैं वो 6 महीने में नहीं हो सकते, साल में नहीं हो सकते, और हम उसको जमानों को भी भूलना नहीं चाहिए कि जब इतने सालों तक इस सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया और एक बेरोजगारी का एक दरवाजा खोला हुआ, इन सारी चीजों को मिलकर मैं समझता हूं कि हमने अगर तरजीहात और अगर हमारे पास ये सारे मसाइल जहन में हैं तो यकीनन कौम भी हम पर एतमाद ही करेगी कि हम मिलजुल कर इस चीज से बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, आपने हमें कराची से ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और आपने याद किया, जैसा कि खोड़ो साहब ने कहा कि जी उम्मीद का दामन हमें नहीं छोड़ना है, उम्मीद को कायम रखना है। और कराची एक बड़ा शहर है, मजीद वसाइल चाहिए इसे मॉनिटर करने के लिए, कवर करने के लिए। तमाम सियासी जमातें जो हैं इसकी कोशिश कर रही हैं कि अमन जो है एक मरतबा फिर कराची में बहाल हो जाए, कराची की स्ट्रीट्स जो हैं वो एक मरतबा फिर सेफ हो जाएं और लोग जो हैं आम नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। हमारी दुआ है, बिल्कुल हम सब की दुआ है
کہ یہ عمل جلد سے جلد بلکہ آنن فانن ہو جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس میں کرم کرے انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر طارق میاں. ان سے ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے اور خاص طور پہ سیلاب زدگان لوگوں کے حوالے سے. جس طرح ہم پچھلے 3 دن سے کوشش کریں کہ یہ جاننے کی کہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو آ سکتی ہیں, جن کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے, اس کی موٹی موٹی ٹپس بھی ہم شیئر کریں گے. آپ بھی لائیو کال کر سکتے ہیں لیکن بریک کے بعد اسٹے ٹیونڈ.